सर, अभी हमने माफीनामे की बात करी। कई जगह पर बोला जाता है कि उन्होंने 15 बार चिट्ठी लिखी। कई जगह पर बोला जाता है कि उन्होंने माफी मांगी थी और बिल्कुल ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि नहीं, मैं तो आपके ही साथ खड़ा हूँ। लेकिन सर, जब मैं इसी चीज को पढ़ रहा था, तब मेरे को एक और रेफरेंस मिला एक किताब का, जिसमें कि भगत सिंह की तरफ से बात कही गई थी। भगत सिंह जी ने उसमें ये कहा था कि ये बहुत बड़े वीर हैं, और जो भी लोग ये इनके बारे में ये कहते हैं कि आपने गलत किया है या आप ब्रिटिशर्स के कदमों में चले गए हैं, वो सब सरासर गलत है, और ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल में लेकर क्रांति की लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप बाहर निकलकर क्रांति की लड़ाई लड़ें। सर, ये माफीनामे को लेकर पहली बात तो कंट्रोवर्सी जो थी उसके बारे में बताएंगे हम लोग। और दूसरा, हम सर कोशिश करेंगे कि ये जो भगत सिंह ने जो बात बताई, सर वो कितनी ज्यादा लोगों को समझनी चाहिए उस समय के संदर्भ में। जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका और आपने अच्छा रेफरेंस भी दिया। तो मोटे तौर पर कुछ लोग 6 बोलते हैं, जी। कुछ लोग 15 तक भी जाते हैं। लेकिन अभी उदय मावरकर जी की एक किताब आई, वीर सावरकर, तो उसमें उन्होंने 10 माफीनामों का उल्लेख किया है। तो वो माफीनामे क्या थे, इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, ये भी पढ़ना जी चाहिए। जी। 1920 या 21 में महात्मा गांधी सावरकर बंधु के नाम से अपने समाचार पत्र में एक लेख लिखते हैं। उसमें वो उल्लेख करते हैं कि ये दो, मैं आपको पढ़ करके जी जी, सुनाता हूँ बताइए। कि सावरकर, उन्होंने एग्जैक्ट क्या लिखा। जी। सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र सदा के लिए आज से चले जाएंगे। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला था। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं, वे क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं। मौजूदा शासन प्रणाली यानी ब्रिटिश शासन जी। व्यवस्था, इसकी बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने मुझसे काफी पहले देख लिया था। आज भारत को अपने दिलो जान से प्यार करने के अपराध में वे काला पानी की सजा भोग रहे हैं। इसमें कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बातों का उपयोग, इतने अच्छे शब्दों का उपयोग महात्मा गांधी जी ने उनके लिए किया है। महात्मा गांधी के नकली उत्तराधिकारी जो आज अपने आप को महात्मा जी जी गांधी जी का जी। उत्तराधिकारी कहते हैं, या ऐसे भी लोग जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, उनकी भाषा शैली देख लीजिए और गांधी जी की भाषा शैली देख लीजिए। सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्दों वो का कह रहे हैं कि हाँ। मेरा उनसे भेंट करना मेरा सौभाग्य था, यानी सौभाग्य से हाँ। उनके लिए भेंट। वे बहादुर बता रहे हैं, चतुर बता रहे हैं, देशभक्त बता रहे हैं। वे उनको भारत माता का निष्ठावान पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को दिलो जान से प्यार करने के कारण वो जेल में है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, एक और शीर्षक से लिखा, उसमें उन्होंने माफीनामे का जिक्र भी किया। तो उन्होंने लिखा है इसको, माफीनामे का जिक्र करते हो। हाँ जी उन्होंने, चूंकि महात्मा गांधी से गणेश सावरकर जी मिले, जी जी। वीर सावरकर के भाई, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया। गांधी जी अभियान चला रहे थे राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के लिए सरकार के साथ। तो उन्होंने कहा कि सावरकर जेल में बंद हैं, आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं। तब उन्होंने उनके भाई को कहा, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं सावरकर के लिए करूंगा, क्योंकि वो बहुत योग्य है, उनकी प्रतिभा का उपयोग भारत के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वो हर संभव प्रयास करूंगा। तब उन्होंने गाड़े सावरकर को भी कहा कि आप उनसे कहो कि पत्र, वो जो माफीनामा लिखें, या जो राजाज्ञा पत्र था उसको लिखें, उसका आवेदन दें, याचिका लगाएं सरकार के सामने। हालांकि इससे पहले भी सावरकर याचिका दायर कर चुके थे, जिसमें एक याचिका में उन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ रहे, लेकिन बाकी इन सबको छोड़ दीजिए, इनका कोई ऐसा अपराध नहीं है, इनको मुक्ति दीजिए। क्या हुआ था कि उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने शाही घोषणा की थी कि राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाए, और वो घोषणा पत्र भरना होता था, प्रो फार्मा फिक्स था। कई लोग कहते हैं ना उसमें ये कहा उसमें ये कहा, तो प्रो फार्मा फिक्स था, उसमें अपना नाम वगैरह ये सब लिख करके और शपथ पत्र अपने हस्ताक्षर करके देने होते थे कि मैं अब इस प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा और मुझे छोड़ दिया जाए। इसको एक माफीनामे के तौर पर प्रस्तुत माफीनामा किया जाता है। जबकि ये घोषणा पत्र थी, राजाज्ञा पत्र था। उस तो गांधी जी उसका जिक्र करते हैं कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने इस संबंध में जो कार्रवाई की, परिणाम स्वरूप उस समय कारावास भोग रहे बहुत सारे लोगों को राजानुकंपा का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ प्रमुख राजनीतिक अपराधी अब भी नहीं छोड़े गए हैं, और उनका संकेत सावरकर की तरफ था। उन्होंने कहा, फिर आगे लिखा है, इन्हीं लोगों में मैं सावरकर बंधुओं की गणना करता हूँ, उसी, है ना,
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी उसको शाही घोषणा को मानते हुए बहुत सारे लोगों को मुक्त कर दिया है, लेकिन शाही घोषणा के प्रकाशन होने के 5 महीने बाद भी इन भाइयों को नहीं छोड़ा जा रहा। तो सरकार बताए कि क्या कारण है नहीं छोड़ा जा रहा। उस समय ब्रिटिश वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें भी सावरकर बंधुओं की रिहाई का मुद्दा उठा, तो उसमें भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम सावरकर बंधुओं को रिहा नहीं कर सकते क्योंकि अंग्रेज सरकार को उनसे खतरा है, कुछ कारण है। तब फिर महात्मा गांधी ने फिर लिखा है कि भाई काउंसिल में जब ये मुद्दा उठ रहा है, सरकार किस कारण, कौन से कारण है जिनसे उनको सावरकर से भय लग रहा है, वो कारण तो बताए। अकारण किसी को जेल में रखना ये ठीक बात नहीं। उन्होंने, चूंकि महात्मा गांधी भी वकील थे, उन्होंने कानूनी धाराओं का भी उल्लेख किया कि इन कानूनी धाराओं के अधीन सावरकर को मुक्ति कर देना ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है। तो महात्मा गांधी के नहीं मान रहे उसको माफीनामा, वो कह रहे कि लगाओ, आप याचिका लगाओ, उसको दायर करो। लेकिन आज जो कुछ लोग कुतर्की हैं वो इस प्रकार के कुतर्क करके सिर्फ इस बिंदु के आधार पर सावरकर के बारे में मानहानि करने का प्रयत्न करते हैं। और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा, और महात्मा गांधी जी ने उसके बाद प्रयास भी किए उनकी रिहाई के लिए, जो जो प्रयास संभव थे वो सब प्रयास उन्होंने किए। आप मुझे बताइए कि सावरकर रणनीतिक रूप से, राम बहादुर राय बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं और स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी भी रहे, आपातकाल के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि सावरकर ने बहुत चतुराई के साथ, महात्मा गांधी जी भी उनको चतुर बोल रहे हैं, चतुराई के साथ उन्होंने वो एक कदम उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि इस काल कोठरी में पड़े रहे तो जीवन यहीं खत्म हो जाएगा और मैं देश समाज के लिए जो सोचा है वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये रणनीतिक रूप से बाहर निकलने का उनका एक प्रयत्न था, जिसमें वो लगातार कर रहे थे। सरकार मना कर रही थी, एक माफीनामा दिया, उसके बाद सरकार ने मना कर दिया, फिर दिया, दूसरे बहाने से दिया कि मुझे रख लीजिए, इनको छोड़ दीजिए, फिर भी नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने और आगे बढ़े कि मैं आपकी बातों को मानता हूँ और ये करता हूँ, ऐसा करूंगा। यानी जो भी प्रयत्न वो कर सकते थे वो प्रयत्न बाहर आने के लिए कर रहे थे। और ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, ये रणनीतिक बात है। आप क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या मानेंगे? उनको नायक मानते हैं, महान मानते हैं। उन्होंने औरंगजेब को 5 माफीनामे भेजे, 5 माफीनामे भेजे औरंगजेब को, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जी का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी अभी तक इसका उल्लेख मैंने कहीं नहीं। उनको छेड़ेंगे ना तो फिर ये बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उनके प्रति एक अलग प्रकार की श्रद्धा है, है, पूजा जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, ये जो चीज अभी आपने मुझे बताई परफॉर्मा वाली, पहली चीज, और दूसरा जो ये आपने बताया कि वो क्यों ये पूरी चीज कही, वो महात्मा गांधी जी का जो रेफरेंस था, इन सभी चीजों का सर कहीं जिक्र ही नहीं मिलता महात्मा गांधी के स्वयं के लेखन में है। हाँ ना, लेकिन लोग सामने लेकर नहीं आते। एक बड़े कम्युनिस्ट लेखक है, अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, हालांकि वो बहुत छेड़छाड़ करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के बीच में के साथ। तो एक बार उनसे मेरी बहस हो रही सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा एक बार महात्मा गांधी ने सावरकर का जिक्र किया, इससे क्या होता है? मैंने उनको 5 रेफरेंस दिए, 4 या 5 रेफरेंस दिए, लेकिन इसके बाद भी वो सुधरे नहीं है अभी तक। अभी भी वो सावरकर के बारे में वही दृष्टिकोण रखते हैं। सर वो तो एक विचारधारा को सोच के बैठ गए। सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि सावरकर माफी मांगकर अंग्रेजों के साथ हो गए। हाँ। तब क्या महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए स्वयं रत्नागिरी जाएंगे क्या, जो अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे? महात्मा गांधी रत्नागिरी में, जब सावरकर नजरबंदी में थे, रत्नागिरी में थे, तब स्वयं जाकर के महात्मा गांधी वीर सावरकर से मिलते हैं और रास्ता निकालने के लिए उनसे बात करते हैं कि हम मिल करके इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों के विचार अलग थे, दोनों के तौर तरीके अलग थे। वो उग्र स्वभाव के थे, अग्रेसिव थे। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते का पालन करना चाहते थे, स्वयं उनसे मिलने गए। और क्या हम दोनों मिलकर के कुछ कर सकते हैं क्या, इस पे बात हुई, काफी देर तक बात हुई, बाद में सहमति नहीं बनी। तब महात्मा गांधी ने यह भी आग्रह किया कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप का आना जाना तो नहीं हो पाएगा, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं फिर से आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। मतलब इन चीजों का तो सर कहीं जिक्र ही नहीं मिलता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब महात्मा गांधी अगर वीर सावरकर जी से मिलने जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। मतलब आप इसको अगर उस संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में ना देखें,
आज के संदर्भ में जिस प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं, उस संदर्भ में तो सर ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जिस प्रकार से आलोचना होती है प्लस आरोप लगाए जाते हैं कि वीर सावरकर जी सही नहीं थे, मतलब आज की तारीख में उनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक तक बना दिया गया है, लेकिन उस संदर्भ में कहीं पे भी ये महात्मा गांधी जी का जिक्र नहीं होता। आपने लेखन की बात करी, सर मुलाकात तो उससे ही बड़ी चीज हो गई, बिल्कुल है। लेकिन उस बारे में कोई जिक्र और ये तब मिल रहे हैं महात्मा गांधी जी हाँ। जब वो नजर काला पानी से मुक्त होकर के आगे तथाकथित माफीनामा दे करके। हाँ वहाँ और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं मिल रहे उनसे रत्नागिरी में, उनसे मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जाते हैं 1940-42 के आसपास। और मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध करने वाले लोग भी मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी इस बारे में बात हुई कि आप बाहर जा करके एक जो भारत के सैनिक हैं, जो बंदी हैं, भारत की सेना चूंकि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, जी तो शत्रु देशों ने उनको बंधक बना लिया था। उनकी जेलों में जो भारतीय सैनिक हैं उनको मुक्ति करो, उनको रिहाई कराओ और उनको लेकर के एक सेना बनाओ और फिर भारत के लिए प्रयास करो। और आजाद हिंद फौज है, जी उसमें रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो रेजिमेंट है, उस नाम की प्रेरणा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वीर सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर उससे मिलती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस पुस्तक का प्रकाशन करके और आजाद हिंद के फौज के जो सैनिक थे उनको पढ़ने के लिए देते थे। तो उनकी ये किताब तो इतनी आदर्श थी कि उस समय जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए गीता जैसे हो गई थी। स्वयं सरदार भगत सिंह ने उसका प्रिंट कराया और वो ऐसी पुस्तक थी जिसे अंग्रेजों ने छपने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। मतलब प्रेरणा का कितना बड़ा स्रोत दुनिया थी। की एकमात्र किताब है जो छपने से पहले प्रतिबंधित हुई। दुनिया में किताबें छपने के बाद प्रतिबंधित होती है, वो छपने से पहले प्रतिबंधित हुई। और जो मैं बता रहा था उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, जी इस किताब के प्रकाशन की अनुमति लेने के लिए स्वयं सरदार भगत सिंह रत्नागिरी में जाकर के सावरकर से भेंट की है। मतलब उनकी भी मुलाकात का यहाँ पे है। मुलाकात हुई हो कब हुई? जब वो काला पानी से छूट के आ गए, आ गए। तथाकथित आज के गांधीवादियों या दूसरे कम्युनिस्टों के अनुसार वो माफी मांग करके अंग्रेजों के साथ हो गए थे। तब एक प्रखर क्रांतिकारी दूसरे प्रखर क्रांतिकारी से जाकर के मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि दादा आप क्यों जो है अंग्रेजों के साथ हो गए। मतलब ये सर एक पूरा इकोसिस्टम की हम बात कर सकते हैं कि उस समय जो हालात थे, जो माहौल था, उसके कंपैरिजन में जो पैरेलल आज एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया गया है वीर सावरकर जी के इर्द गिर्द कि उनको डरपोक बताते हुए, सर इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत बाद में हुआ। सावरकर को लेकर के जो कंट्रोवर्सियां शुरू हुई है ना, ये कम्युनिस्टों ने अभी हाँ अभी की है ये। जबकि पहले के कम्युनिस्ट भी सावरकर का सम्मान करते थे। पहले क्या होता कि विचार कुछ भी हो, आपकी आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, क्योंकि रूस में एक बड़ी क्रांति हुई तो बहुत सारे युवा उस समय रूस की क्रांति से प्रभावित थे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे वो उससे प्रभावित थे, लेकिन उनमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं थी। सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। चंद्रशेखर का सम्मान वीर सावरकर करते थे, भगत सिंह करते थे, भगत सिंह का सम्मान दूसरे लोग करते थे। तो आपने कहा ही कि भगत सिंह कितना करते थे सावरकर का सम्मान, उसको मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने भगत सिंह ने सावरकर के लिए क्या लिखा सर और सावरकर ने भगत सिंह के लिए क्या लिखा, ये भी बताऊंगा। सर अभी हमने आइडियोलॉजी की बात करी, विचारधारा की, तब आपने एक बात बताई कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर जी की विचारधारा एक जैसी नहीं थी। सर उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ऐसा क्या डिफरेंसेस थे, प्लस उनकी मुलाकात आगे जो उसके बाद जो उनका रिलेशन आगे बढ़ा आज़ादी के पूरे संघर्ष में, वो उसमें कैसा रहा। देखिए महात्मा गांधी जी का सीधा सा फंडा था विचार। देखो मैं कई बार बहुत सूक्ष्म रूप से जब सोचता हूँ ना, तो हम जाएंगे तो एक ही बिंदु पर जो हमने शुरुआत की थी, हिंदुत्व। हिंदुत्व सब सर्व समावेशक है, ये वो सब प्रकार के विचारों का समावेश करके चलता है। उसी हिंदुत्व के पैरोकार महात्मा गांधी भी हैं। हिंदू धर्म के नेता के रूप में ही उनको देखा जाता था उस समय। जी मुस्लिम लीग ने तो घोषित कर दिया था कि महात्मा गांधी हिंदुओं के नेता हैं। तो और भी लोग थे जो उनको हिंदुओं के नेता के तौर पर ही देखते थे गांधी जी को। गांधी जी ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है उन्होंने। तो उसी हिंदू संस्कृति से, उसी हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी जी आते हैं और वो अहिंसा के विचार को पकड़ करके अपनी जो है यात्रा शुरू करते हैं, भारत की स्वतंत्रता के प्रयत्न शुरू करते हैं।
और अच्छा ही था, उन्होंने एक विषय लिया जिससे बहुत सारे लोग जुड़ गए। बहुत सारे लोग सशस्त्र क्रांति में या हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो उस रास्ते पर नहीं जा सकते थे, लेकिन इस रास्ते पर उनके साथ बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग आए, तो वो उन्होंने इस रास्ते को चुना। जबकि सावरकर का मानना था कि अहिंसा से ये अंग्रेज नहीं जाने वाले, इनको थोड़ा सा भगाना पड़ेगा, तो थोड़ा साहस शक्ति प्रदर्शन के आधार पर ही होगा, इसलिए उनका रुख क्रांति के आधार पर था, क्रांति की ओर था, क्रांतिकारियों के साथ था, इसलिए वो प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, कई क्रांतिकारियों के को प्रेरणा भी दी। लेकिन बाद में जब कालापानी से आए तो उन्होंने उस राजनीति को भी थोड़ा सा उग्र, या हम कह सकते उस राजनीति को तीव्र बोल देना शुरू किए। जी। यानी जो नरम कांग्रेस में भी नरम दल गरम दल थे, सावरकर के इतर भी, कांग्रेस के भीतर भी शांति से बात करने वाले भी थे और ताकत के बल पे बात करने वाले भी एक दल था पूरा, जिसमें लाल पाल हम जिनको मोटे तौर पर गिनते हैं और भी थे। तो ऐसे तौर पर हम देखते हैं, तो ऐसे दो अलग अलग रास्ते से निकले, एक ही जगह से थे, एक ही उद्देश्य के लिए थे, तो दोनों के रास्ते अलग थे, क्योंकि अपनी अपनी सोच थी उनकी, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी सोच बनाई थी, इस आधार पर उनका मानना था। सर जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक रेफरेंस ये भी आता है कि हिंदू महासभा जो थी वो भी कांग्रेस से ही निकली थी। मतलब कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी कांग्रेस में हिंदुत्व को लेकर थी, तब उन्होंने वहां से अलग होकर हिंदू महासभा का निर्माण किया था। इसके ये क्या था मतलब पूरा का? मैं इस पे आऊंगा, इस हाँ। बीच में मेरे से 2-3 चीजें और छूट गई जो जी। जानना जरूरी है, अब सब दर्शकों को भी जानना हाँ। जरूरी है, वो माफीनामे से समझ। हाँ। जैसे मैंने शिवाजी महाराज का जिक्र जी। किया, ऐसे ही 2 क्रांतिकारी हैं जिनका नाम आता है अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। जी। इन्होंने भी माफी मांगी अंग्रेजों से। अच्छा। फिर एक नाम आता है सचिंद्र नाथ सान्याल का, वो भी काला पानी में थे और वो भी माफी मांग करके वहां से बाहर आए। और स्वयं गांधी जी, उनने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उनको जो सजा हुई वो उनकी बीमारी के कारण 2-4 महीने में ही माफ खत्म कर दी गई। लेकिन गांधी जी के बारे में ये तथ्य जानना जरूरी है कि वे सार्जेंट के रूप में ब्रिटिश की ओर से युद्ध में सहभागी हुए। ये कब हुआ सर? प्रथम विश्व युद्ध में वो सहभागी हुए और इसी के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई। ये उस समय सबसे उच्च उपाधि थी। केसरे हिंद विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई। उन्होंने वहां घायलों की सेवा की थी, मदद की थी। हाँ। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वो शामिल हुए थे सार्जेंट के रूप। जो लोग सावरकर पर प्रश्न उठाते हैं कि सावरकर ने ब्रिटिश सेना में भारतीय युवकों को भर्ती करने के लिए आह्वान किया, स्वयं गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए भारतीय युवकों से अनुरोध किया था कि आप अधिक से अधिक ब्रिटिश सेना में भर्ती हो, ताकि ब्रिटिश, उनको लग रहा था कि ब्रिटिश जीतेगी तो और हम जो उनका सहयोग करेंगे उससे वो दयालुता आएगी और वो हमको स्वतंत्रता दे करके चले जाएंगे। उद्देश्य अच्छा था, पवित्र था। महात्मा गांधी का भी, ऐसी सावरकर का भी पवित्र था। उनको मालूम था, उन्होंने 1947 में जिस प्रकार का वातावरण था, 1937 में जिस प्रकार का वातावरण था, उन्होंने देख लिया था कि जब आज़ाद होगा भारत तो उसको अपनी सेना चाहिए होगी और बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी तब उन आक्रमणों को रोकने के लिए उस प्रकार के प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने इस अभियान को, जिसकी प्रशंसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की इस काम की उनके। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। एक आजकल बहुत चर्चा में रहने लगा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाभा प्रकरण, जिसमें नाभा में उनको बंदी बनाया गया था, 2 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की। उनके पिताजी अपने उच्च संपर्कों का उपयोग करते हुए मोतीलाल नेहरू जी वायसराय तक गए और उनको जिसको कहते हैं उन्होंने बॉन्ड भरा, ऐसे है मैंने पढ़ा है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी कभी नाभा गए नहीं आंदोलन में सहभागिता करने के लिए, ये भी तथ्य है, इसको भी ध्यान में रखना। लेकिन इसके आधार पर आप पंडित जी को बुरा भला तो नहीं कह सकते। भाई देश काल परिस्थिति में जो निर्णय उचित लगता है वो लिया जाता है, वो उन्होंने लिया। समय का कैसा एनवायरनमेंट था उसको भी ध्यान में रखना, उस समय की आवश्यकता क्या थी, उसके आधार पर उन्होंने वो निर्णय लिया। ऐसे ही सावरकर ने बहुत सारे निर्णय लिए। तो माफीनामा, याचिका लगाना, ये सब तत्कालीन विषय होते हैं और वो निर्णय करने हम किस परिस्थिति में किस दिशा में जाना है उसके लिए उपयोग करते आए हैं, पहले से किया है। भगवान श्री कृष्ण
हमारे यहाँ तो युद्ध में पीठ दिखाना अपराध माना जाता है, उसका सम्मान नहीं रह जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि इसको मैं ऐसे ही हरा सकता हूँ। इसको एक वो राजा था जो सोया पड़ा था, हाँ, हाँ। उसे नेत्र खोलते ही भस्म हो जाते थे, वो उसको ललकारने के बाद भाग गए। इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़। तो क्या कहेंगे, कह रहे ये तो बहुत कायर आदमी था। पर कैसे भगवान है आपके परिस्थिति के कायर हिसाब थे, से। कृष्ण युद्ध की भूमि छोड़ करके ललकार करके सामने हाँ। वाले को भाग गए। भाई इसको हम किस रणनीति आधार, कहेंगे। हाँ रणनीति है, हाँ। किस आधार पर मैं इसको पराजित कर सकता हूँ, उसके आधार पर उन्होंने वो किया।